नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ। भाटिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 1 नवंबर को पीएम मोदी नया रायपुर, अटल नगर में रजत महोत्सव समेत अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सत्य साई हॉस्पिटल में हृदय का ऑपरेशन कराने वाले बच्चों से भी चर्चा करेंगे, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव मनोज ने राज्योत्सव स्थल में तैयारियों का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। 1 नवंबर को कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे और ऐसे में तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव खुद मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर आखिरकार किस चरम पर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का रजत जयंती महोत्सव आने वाले हैं 1 तारीख को। उसी के तहत ये तैयारियां चालू हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो नया उसका भी उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। इसी के तहत पूरे चरम सीमा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर और सभी व्यवस्थाओं को पैनी नजर से देखते हुए तैयारी की जा रही है। बिल्कुल राहुल, और 1 नवंबर को आखिरकार किन किन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्य तौर पे 5 कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें सबसे पहले कि वो जो रजत जयंती महोत्सव है उसमें सम्मिलित होंगे। दूसरा, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय में जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन, प्रजापति ब्रह्म कुमारी इंद्रावती विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर, इन सभी जगहों में वो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 27 दलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 2 हार्डकोर नक्सली और 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबदबे का परिणाम माना जा रहा है। तो वही जगदलपुर में कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने कोड़ागांव में कई शासकीय कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की तैयारी और बस्तर ओलंपिक के आयोजन के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो बस्तर ओलंपिक की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों के यहां पर तैयारियों के जायजे यहां पर लगातार लिए जा रहे हैं, क्योंकि जगदलपुर कमिश्नर पहुंचे हैं डोमन सिंह, जो कि शासकीय कार्यालयों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों को भी जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि बस्तर ओलंपिक की तैयारियां अब चरम पर हैं। बस्तर में ओलंपिक तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बड़ा ही यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में तमाम विशेष सुविधाओं के लिए और तमाम व्यवस्थाओं के लिए लगातार
जिम्मेदार अधिकारी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ कृष्णा पटेल हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। कृष्णा, जानना चाहूंगी कि अधिकारी लगातार मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि बस्तर में ओलंपिक की तैयारियां की जा रही हैं। आखिरकार किस चरम पर तैयारियां जारी हैं? ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर में जो बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम है, इस पर शासकीय प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियों का निरीक्षण किया जा रहा है। और लगातार बुधवार को भी कोंडागांव जिले में कमिश्नर डोमन सिंह ने भ्रमण कर शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, और इसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर लगातार आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए उनसे जरूर फीडबैक भी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। लगातार अधिकारियों का बस्तर संभाग के अनेक जिले लगातार दौरा जारी है और बस्तर ओलंपिक के खास बस्तर ओलंपिक के खास को देखते हुए लगातार निरीक्षण है। जी ठीक है कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ एक अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 2 हार्डकोर नक्सली और 10 महिलाएं शामिल हैं। सभी नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा के बढ़ते दबदबे का परिणाम माना जा रहा है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 27 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है और ये नक्सली 50 लाख रुपए के इनामी भी थे। तो आखिरकार क्या कुछ सुरक्षा बलों में ये सफलता को लेकर खुशी का माहौल है, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्णा पटेल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्णा, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 27 से अधिक नक्सली हैं जिन्होंने खुद आत्मसमर्पण किया है। आखिरकार इस सफलता को किस रूप में देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, जहां 27 नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 2 हार्डकोर नक्सली हैं और 10 महिलाएं भी शामिल हैं और इनमें 50 रुपए का इनाम भी सरकार के द्वारा रखा गया था। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बस्तर संभाग के अनेक जिलों में एंटी नक्सल अभियान संचालित किया जा रहा है और नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर है। लगातार देश के गृह मंत्री ने ये संकल्प ले रखा है कि मार्च 2026 तक जो नक्सलवाद हटाया करना है, इसको लेकर लगातार नक्सलियों में भी भय है और लगातार आत्मसमर्पण का दौर भी जारी। इस प्रकार से कल आपने देखा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सूरत के सामने 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उसी के तहत आज भी एक संख्या में आत्मसमर्पण की खबर बस्तर के बीजापुर जिले से निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा और झारखंड के घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति बैठक हुई, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को टिकट दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी महागठबंधन के अंदर वार्ता अंतिम दौर पर है। 17 तारीख को नामांकन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, आके पश्चात नामांकन होगा। उस नामांकन में ही फैसला हो जाएगा कि कौन से सोरेन वहां चुनाव लड़ेगा। वहां पर तो बाबूलाल जी चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाई तो बाबूलाल, अब ये बाबूलाल कौन है ये तय का रिजेक्ट करके घाटशिला की जनता कि हेमंत सोरेन नेतृत्व में रामदास सोरेन जी के जो अधूरे काम है उसको पूरा करें। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य समिति की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही घाटशिला उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी में दावा किया जा रहा है कि जनता इस बार के मुद्दों पर झामुमो के साथ खड़ी है। चुनाव का माहौल है। बिहार में भी चुनाव, झारखंड मुक्ति को लड़ना है। यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से
रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के जो भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया, इसको लेकर प्रत्याशियों में और कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी का माहौल है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन के पुत्र हैं। दूसरी बार भाजपा के टिकट से बाबूलाल सोरेन घाटशिला में चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया था। अब इससे झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने उन्हें 22,000 से अधिक मतों से पराजित। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। सोमेश पहली बार झामुमो के टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दे दिया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद सोमेश सोरेन ने कहा कि बाबा के अधूरे काम मैं पूरा करूंगा। अब बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को घाटशिला के दाहीगुड़ा में सर्कस मैदान में झामुमो की नामांकन सभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित होंगे। हम जितने भी बाबा का अधूरा काम सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, यही हम भरोसा दिलाते सबको। नमस्कार। झारखंड राज्य में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह से कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय के पास महज कुछ दूरी में चंद गांव के पास कई सालों से गैरकानूनी चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है और चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण होता है। सरकार और पुलिस ने लगातार इस मामले को दरकिनार करने की कोशिश की है। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे चंगाई सभा जिसमें धर्मांतरण होता है उस पर रोक लगाई जाए। ये तो सब लोग जान रहे थे कि इस सरकार जब पहली बार सरकार का गठन हुआ था 29 दिसंबर 2019 को, तो जो पहला वक्तव्य आया था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पहले, वो आर्च बिशप का आया था कि ये सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। क्रिसमस गिफ्ट का जो रिटर्न गिफ्ट है ये सरकार अभी तक लगातार दे रही है। आप देखिए इस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का भी लगातार जारी है। हम आपको दस्तावेज से प्रूव करेंगे कि किस स्थानीय जो गैर क्रिश्चियन आदिवासी हैं उनके विरोध के बावजूद भी, राम सभा के विरोध के बावजूद भी ये धर्मांतरण का खेल लगातार चल रहा है। खबरों का रुख करेंगे। देवघर में मधुपुर अनुपमंडल कार्यालय स्थित एसडीओ कार्यालय कक्ष में दीपावली, काली पूजा और छठ पर्व को लेकर बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार गांधी चौक पर लगने वाले दिवाली की दुकानें श्याम प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय मैदान में लगाई जाएंगी, जहां मिट्टी के दीपक, खिलौने, मिठाई, पटाखे और पूजन सामग्री की दुकानें व्यवस्थित रूप से लेंगी। अब आपको बता दें कि परिषद को मैदान में सफाई और विद्युत व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज की बैठक दीपावली और छठ के को ध्यान में रखते हुए सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी और नागरिक समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें कि शांति और सौहार्द के वातावरण में कैसे दिवाली और छठ हो, और इसके साथ साथ एक जो यहाँ की एक बड़ी समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, उस पर भी हम लोगों की चर्चा की गई है कि जितने भी दुकानदार हैं उन सभी लोगों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाई स्कूल के फील्ड में सभी लोग अपना दुकान लगाएंगे। दीपावली का जो है पीरियड 3-4 दिन। तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पटना के दानापुर पहुंचे, जहां पर वो विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार में बिहार की गति डबल स्पीड से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है, वह गति, वह स्पीड इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां दानापुर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था और वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में यहां के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। यहां अपराध को कोई अपना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बना सकता। अब बिहार में अपराध को अपनी पपौती बना करके अपहरण का उद्योग चलाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अब तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के विकास के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में
अब पेशेवर माफिया और अपराधी कहीं बाधक नहीं बन पाएंगे। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। आज बिहार का नौजवान जब बिहार से बाहर जाता है, हर क्षेत्र में अपनी एक पहचान बना के दिखाता है। वह जिस भी क्षेत्र में गया, लेकिन कुछ लोगों ने 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के नौजवानों की प्रतिभा को कुंद करने का काम किया था। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था और बिहार इसकी दंश को लंबे समय तक झेलने के लिए मजबूर हुआ था। एक से एक बड़े घोटाले यहां पर हुए थे। जो पैसा यहां के विकास में खर्च होता, नौजवानों के रोजगार पे खर्च होता, बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, दियारा के ब्रिजेज के निर्माण के लिए, अमृत योजना में जनता को नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधा देने के लिए, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में खर्च होता, वह पैसा यहां पर चारा घोटाले जैसे महा घोटालों में खर्च होकर के बिहार के नागरिकों के सामने पहचान के संकट को खड़ा कर दिया गया था। अब वह पहचान का संकट एनडीए की सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है,